जो 7 चिरंजीवी के बारे में बात करें, फिर आपने इसमें विज्ञान तत्व भी डालने की कोशिश की है। इसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा। बाकी चीज़ों का तो बहुत सारी बातें कुछ के लिए कही जाती हैं, उनकी नेचर के लिए। ठीक है, ये तो बहुत गंभीर चीज़ है, तो मैं अंतरात्मा हिल गई। हमारी जनरेशन को बताने के लिए कोई नहीं है सर। देखिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है पढ़ाने के लिए, मगर यहाँ अभी भी बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। आप जिंदगी भर सिर्फ जीने की तैयारी करते रहिए, तो जिएगा कब? मैंने जीना शुरू किया इस किताब के लिए। मैं गुलमर्ग गया, मैं सोनमर्ग गया, 2 बार कश्मीर गया, मैं साउथ इंडिया तिरुवल्लुवर। मुझे बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या है इस किताब में। अभी आप जाएंगे तो मैं डेफिनेटली इस किताब को और दोबारा पढ़ूंगी बेहतर तरीके से। उस 5-7 साल के बच्चे को, जिसको राइटर उसके माँ बाप पैसे देके मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू किताबें लिखवा के खड़े करके उसको राइटर घोषित कर रहे हैं। तो मुझे कोटेशंस आते थे, मगर कोटेशन से पहले कोई मुझसे पूछता ही नहीं था तुम्हारी बुक किस विषय में। और आई हैव टू शो ऑफ दैट आई कैन राइट, आई एम अ लर्नड गाय, आई कैन राइट इन इंग्लिश। ऐसा लर्नड नहीं बनना भाई, 50 का हो गया। और निकलो बाहर का मतलब ये नहीं है कि कोट पैंट पहने और बाहर निकले। निकलो बाहर का मतलब है कि अपने अंदर से बाहर निकलो और देखो। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति ने मुझे एज अ पर्सन बिल्कुल बदल दिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। आई एम द को फाउंडर ऑफ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन। और आज 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल के नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास कई ऐसी किताबें देखी होंगी जिन्हें खोल मात्र लेने से आपकी सोच बदल जाती है। एक शब्द, एक लाइन या कभी कभी एक पैराग्राफ आपको जिंदगी देखने का नजरिया दे देता है। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे ही ऑथर से जानेंगे क्या प्रेरणा रही उनकी इस किताब के पीछे, जिसके सिर्फ एक टाइटल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर इस किताब के अंदर है क्या। एक ऐसी किताब जिन्होंने शायद उन्हें भी एज अ पर्सन चेंज कर दिया। एक ऐसी किताब जिन्होंने उनके पूरे करियर को और उनकी राइटिंग जर्नी को डिफरेंशिएट कर दिया। एक ऐसी किताब जो आज हमें फिर से सुनाएगी वो पुरानी कहानियाँ जिनसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जिन कहानियों पे आपके आसपास बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी किताबें और अब बहुत सारी फिल्में भी नज़र आएंगी। हम बात कर रहे हैं नरेश मधुकर जी की, जिन्होंने चिरंजीवी भवा किताब लिखी है। इसके अलावा भी कई किताबें लिखी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी बाकी किताबों के बारे में भी। मगर मैं एज अ राइटर बहुत इंटरेस्टेड हूँ उनकी इस किताब के बारे में, जिस पर आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल में। आपके साथ दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार चेतन भगत जी के इवेंट में हम मिले थे और अब आज फिर से मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और जानना चाहा। पिछली बार जब हम मिले थे बड़ी शॉर्ट मीटिंग थी, है ना, बहुत सारी बातें रह गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब सुष्मित जी ने मुझे कॉल किया कि आप आइए, आपका पॉडकास्ट करना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ट्रूथ एंड सोशल का। थैंक यू सो मच सर। नरेश जी, मैंने बहुत किताबें देखी और बचपन से अब तक किताबों के बीच में ही पली बड़ी हूँ। ट्रूथ एंड सोशल जनने का भी कारण यही है। आपकी किताब का जो टाइटल है ना, वो इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग है। हम बचपन से वो आशीष के तौर पर लेते आए, चिरंजीवी भवा। मुझे बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या है इस किताब में। अभी आप जाएंगे तो मैं डेफिनेटली इस किताब को और दोबारा पढ़ूंगी, बेहतर तरीके से पढ़ूंगी। मगर हम जानना चाहते हैं इस विषय और इस टाइटल के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, चिरंजीवी भवा एक ऐसी किताब है जिसमें आपको 7 चिरंजीवी जो देवता हैं हमारे हिंदू पुराणों में, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवी देवताओं का जिक्र है जो अमर है जी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो आज भी दे आर लेफ्ट विथ सम गोल, सम मिशन टू बी अकम्प्लिश्ड इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके। तो वो आज भी जीवित हैं, हम लोगों के बीच हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच करती है उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो इन 7 चिरंजीवी देवताओं के डीएनए की खोज पे लिखा हुआ है। एक तो क्योंकि ये 7 चिरंजीवी देवता जो है, अश्वत्थामा, बाली, कृपाचार्य, हनुमान, राक्षसराज विभीषण, है ना, इन लोगों की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम चिरंजीवी है, पहली बात। ओके। दूसरी बात, इस किताब का जो नायक है, जो हीरो है, ही इज अ साइंटिस्ट। ओके। His father was an archaeologist who was researching over these 7 चिरंजीवी देवताज only. इन देवताओं की लिनेज पे, उनकी प्रेजेंस पे जो नायक है उसके फादर खोज कर रहे थे। okay. और वो चाहते थे कि अपना बेटा, उनका बेटा भी
उन्हीं की तरह आर्कियोलॉजिस्ट बने अच्छा, और उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाए। लेकिन जो शरद जो नायक है, वो जो हीरो है इस किताब में, शरद मेडिकल का फील्ड चुनता है और अपने पिताजी की रिसर्च को उनकी डेथ के बाद ताक पे रख देता है। और जब मेडिकल फील्ड में चलते चलते शरद देखता है कि मौत एक ऐसा अटल सत्य है, लोग बीमारियों से मरते हैं, कम एज में लोग मर रहे हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो जो मुकाबला नहीं कर पा रही ह्यूमैनिटी उन बीमारियों का, तो उसके अंदर का एक ईश्वरीय तत्व जागता है। वो सोचता है कि मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाऊं जिससे अमर हो जाए ह्यूमैनिटी। आज जो लोगों की एज 50, 60, 70 साल तक है, वो एज द्वापर युग की तरह 100-125 साल रहे, वो ज़्यादा जिंदगी जी पाए। तो एक डॉक्टर के अंदर एक बाप अपने बेटे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट जगाना चाहता था, लेकिन वो डॉक्टर बना। लेकिन अल्टीमेटली एक डॉक्टर के अंदर ह्यूमैनिटी जागी। वेरी नाइस। जिसके चलते उसने वापस अपने फादर की रिसर्च बाहर निकाली, क्योंकि वो 7 चिरंजीवी देवता आज भी जीवित है, ये सुना गया था। तो उनकी डीएनए की खोज पे ये किताब डिजाइन की गई है। ही इज ट्राइंग टू सर्च अ फॉर्मूला फॉर इमॉर्टेलिटी। वेरी नाइस। क्योंकि उनके डीएनए से, उसका ये सोच है कि उनके डीएनए से ह्यूमन डीएनए को ऑल्टर किया जा सकता है। इस पर तो बट नेचुरली 7 चिरंजीवी देवताओं की वजह से है, और चिरंजीवी भव का आशीर्वाद, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो ह्यूमैनिटी को अपने परफॉर्मेंस से समर्था की मेडिसिन की खोज करके वो चिरंजीवी का आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप समझ पा रहे, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय काम किया है। ये एक फिल्म की कहानी जैसी लग रही है, मतलब इट इज़ लुकिंग लाइक अ प्रॉपर मूवी जैसा नरेशन आप कर रहे हैं। ये किताब जो 7 चिरंजीवी के बारे में बात करी है, फिर आपने इसमें विज्ञान तत्व भी डालने की कोशिश की है, इसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि आपको ऐसी कौन सी घटना जीवन में हुई जिसने आपको प्रभावित किया, क्योंकि आपको बहुत रिसर्च करना पड़ा होगा इसे लिखने के लिए। 3 साल लगे मुझे। तो हम आपकी प्रेरणा के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो इंसिडेंट था जिसने आपको इस तरह की किताब लिखने की प्रेरणा दी। देखो तुषारिका, आज अच्छा मौका है तो मैं एक और कन्फेशन शेयर करता हूँ। मैं इनिशियली, मेरी दादी जो थी डॉक्टर मीरा रागानी, शी वॉज अ राइटर ऑल्सो। शी रोट अराउंड 12 to 13 books on late Prime Minister Indira Gandhi. Oh, wonderful. She did her internship in All India Congress Committee के ऑफिस में एज अ इंटर्न काम किया उन्होंने। एंड देन शी वर्कड फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की डीन के पद से रिटायर हुई। 92 ईयर्स की एज में अभी डेथ हुई है, 1.5 साल पहले। तो ये तो मेरी बैकग्राउंड है, वो चीज़ इस तरह। अब हम जब बड़े हुए तो कॉलेज टाइम तक तो तुषारिका, नरेश मधुकर सिर्फ गज़लें लिखता था, कविताएं लिखता था, क्योंकि स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी थी। तो उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे लोग चाहिए होते हैं। मैंने बता दूं, मैंने 15-18 साल एक पॉलिटिकल पार्टी में भी काम किया एज ए जनरल सेक्रेटरी। तो मुझे उस राजनीतिक दल ने सिर्फ इसलिए अपने अंदर जगह दी क्योंकि उनको लगता था कि ये भीड़ को आराम से बात करके रोक सकता है। तो साहब मैं वो करता रहा, क्योंकि गज़लें और ये सब करता रहा। तो शुरुआती दौर पे मेरी 2 किताबें सिर्फ गज़लों की आई। 2013 में एक आपकी किताब आई और फिर 2024 में भी आई। 2013 में जब मैंने गज़लें लिखना शुरू किया, पहली किताब 2013 में आई, वो ठीक ठाक चली, इतनी बात नहीं। दूसरी किताब अभी रिसेंटली आई, वो भी अच्छी चली। तब तक मैं गज़लें ही लिख रहा था, क्योंकि मैं डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था। तो मैंने डिजिटल जर्नलिज्म के चलते एक बार फेसबुक पे एक बहुत गंदा कमेंट पढ़ा। हाँ, कृष्ण जी के बारे में आप बता रहे थे। मैंने पहले भी आपसे बताया था एक बार। तो मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे इष्ट है। तो भगवान कृष्ण के लिए फेसबुक पे किसी ने लिखा कि हिंदू समाज एक ऐसे देवता का अनुसरण करता है
ऐसे देवता की पूजा करता है जिसका उसकी मामी से अवैध संबंध था। सुनने में बात बहुत खराब लगेगी, बहुत पंच की, करेक्ट, अंतरात्मा हिला देने वाली बात थी कि मैं जिन्हें इष्ट मानता हूं उनके लिए ऐसा कैरेक्टर का आरोप। बाकी चीजों का तो बहुत सारी बातें कृष्ण के लिए कही जाती हैं, उनकी नेचर के लिए, उनका ठीक है, ये तो बहुत गंभीर चीज थी। तो मैं अंतरात्मा हिल गई और मुझे लगा कि ये तो गड़बड़। तो मैं बहुत परेशान होके, मेरे गुरु हैं वृंदावन में, उनके पास गया और उनको मैंने कहा कि गुरुजी यार ये क्या है। तो हंस दिए। उन्होंने कहा ठीक है शाम को पूजा पे मिलते हैं। शाम को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने टेबल पे 18 के 18 पुराणों का सेट, जिसमें भगवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, कुर पुराण, शिव पुराण, 18 के 18 पुराणों का सेट लाके टेबल पे रखा। मुझे बोला ये इसमें से भागवत उठाओ, गर्ग संहिता उठाओ, पढ़ के सुबह तुम्हारे सवाल का जवाब है उसमें। और सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है उसमें, दुनिया की हर साइंस का, दुनिया की हर ज्योग्राफी का, दुनिया की हर जिज्ञासा का, हर हिस्ट्री का, हर फील्ड का जवाब तुम्हें उसमें मिलेगा। मैं उनकी ब्लेसिंग भी चढ़ चुके, ब्लेसिंग लेके आ गया। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो गर्ग संहिता में ये पाया कि राधा जो है वो कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मिक संबंध था। दे हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर आर्यव्रत की भले के लिए मथुरा गए, जहां उनका क्लैश अपने मामा से हुआ, वो सब भागवत सब जानते हैं, और उनका वध करना पड़ा। तो उनकी एब्सेंस में राधा का विवाह यशोमती मैया के भाई रायण गोपा से हुआ, करवा दिया गया। ये क्रोनोलॉजी एक्चुअली ऐसे है। अच्छा, भगवान कृष्ण का संबंध आत्मिक संबंध था राधा से। जब वो चले गए तो और वापस नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें पूरे संसार की जिम्मेदारी, एक तरह से देवता थे, तो वो वापस लौटे नहीं, वहां बिजी हो गए। तो पीछे वो विवाह होता है ना, आजकल भी होता है ना, रायण गोपा से कर दिया गया। अब यशोमती मैया उनकी बायोलॉजिकल मदर थी नहीं, लेकिन मैया कहते हैं पालने वाली मैया, उनके ब्रदर हैं, तो इस संबंध से मामा तो हुए वो। लेकिन ये ऐसे नहीं था जैसे वो सोशल मीडिया स्लाइड पे परोसा। हाँ, सही, मैं समझ रही हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जैसा त्याग कर पाना, मतलब उन्होंने वो कहीं टिक ही नहीं सके। माँ मैं बताऊं, भगवान कृष्ण जैसा, मुझसे कोई पूछता है कि कृष्ण मैं क्यों मानता हूं, मैं बताऊं, मेरी माँ का नाम, देखिए ये भी संयोग की बात है, आज अपन बैठे हैं तो बता रहे हैं। मेरे फादर का नाम किशन है, मेरी माँ का नाम गीता है, मेरी माँ का नाम भी गीता है। ठीक है। और बचपन से ही मेरी मदर जो है वो वैष्णव पंथी थी, तो हमारे घर में वैष्णव संस्कार शुरू से ही था। तो वो मैं उनको देख देख के वो चीज़ अंगीकार करता गया, चलती गई वो चीज़। और अल्टीमेटली जब ये इस तरह से आत्मा हिली मेरी, तब जाके मैंने पढ़ना शुरू किया। अब जैसे मैं भगवान कृष्ण का ये उत्तर खोजने के लिए उसमें घुसा, तो धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्योंकि ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज की यंग जनरेशन को जो फ्रांस काफ्का की तरफ बढ़ गई है ना, जो दस्तोयेवस्की पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैं उसकी फैन हुए पढ़े। मार्क माय वर्ड्स, एक बार आप पुराण उठा के पढ़ना शुरू कीजिए, आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। यही मेरे साथ हुआ। मैं पढ़ता गया, तो इंटरेस्ट जगता गया। और पहला चिरंजीवी जो मुझे उसमें हाथ लगे वो राजा बलि थे। राजा बलि के बारे में मैंने पढ़ा, फिर उनकी लिनेज के बारे में पढ़ा। तो धीरे धीरे सारे अवतारों के बारे में पढ़ते, अलग ये भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग है मेरे इष्ट की, कि उनकी लगे आरोप का उत्तर ढूंढने के लिए मैं उसमें घुसा, और अंदर बाकी सब चीज़ें मिलती गई और मैंने उसको पिरो के
एक साइंस फिक्शन स्टोरी में डाल बहुत दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो इस किताब में फिर आपने वो जो जैसे जेनेटिक्स की बात की, तो उसके बारे में भी हमने बताया, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहानियों के अलावा भी बहुत कुछ हमारे रीडर्स को जानने के लिए मिलेगा। हाँ, देखिए मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हनुमान जी हैं, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने एक बुक लिखी है राज परिवारों पे, है ना, राज परिवारों के लिनेज पे, पूरे हिंदुस्तान के राज परिवारों के लिए। उसमें मैंने पाया, एक लाइन लिखी थी कि गुजरात में पुंछरिया राणा, अपने आप को पूंछ वाले राणा कह के एक राज परिवार है, मोरवी डायनेस्टी का, मोरवी डिस्ट्रिक्ट का। वो अपने आप को हनुमान जी को अपना पूर्व पुरुष बताते हैं। एज पर देयर भाटबई, भाटबई होती है, जो जानते हैं वो जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इज हिस्ट्री, इतिहास। भाटबई होती है कि उस गांव, पहले क्या गांव में लोग बैठते थे तो वहाँ घूम घूम के प्रचार करने वाले लोग होते थे। जैसे आज पंडित हैं, वो अपन पूछते हैं ना, भाई पंडित जी इस परिवार का क्या है, कैसे है, वैसे भाट जाती, वो लोग घूमते थे तो उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ ये क्या था। तो ये मौखिक लोग, मतलब जैसे दंत कथा कहेंगे, उसके अनुसार ये मालूम पड़ा कि साहब ये इसलिए अपने आप को पुंछरिया राणा बोलते हैं, इसलिए हनुमान जी को अपना पूर्व पुरुष बोलते हैं, क्योंकि ये लोग बायोलॉजिकली ये क्लेम करते हैं कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक टेल बोन एक्स्ट्रा होती है, छोटी, विच मेक्स देम कनेक्ट टू हनुमान जी। एक बात ये हुई। दूसरी, श्रीलंका में एक कबीला है, यस, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में। श्रीलंका में एक ट्राइब है, मथांग ट्राइब। पिद्रू पर्वत जिसे हम बोलते हैं, मॉडर्न टाइम्स में पेड्रो हिल्स एरिया बोलते हैं, जहां अभी श्रीलंकन आर्मी पड़ी हुई है, वहां पे 60-70 परिवारों का एक कबीला है, मथांग ट्राइब है। उनका क्लेम है कि हर 41 साल बाद हनुमान जी उनके कबीले में आते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और वो ज्ञान जो हर 41 साल बाद देके जाते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो एक सेतु करके बहुत अच्छी संस्था है, वो बहुत सालों से उस डॉक्यूमेंट को डिकोड कर रही है। उस डिकोडेड चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो दिमाग हिला देने वाली बातें हैं। मतलब ऐसी बातें, ऐसी एविडेंस है जिसको आप सीधा साइंस से जोड़ के देख सकते हैं। वो मुझे किसी श्रीलंकन वेबसाइट से वो चीज़ मेरे हाथ लगी थी, मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी कि ये इस तरह से था। एट द सेम टाइम ये जो मोरी वाली जो ट्राइब है, ये है राजा मोरध्वज के वंशज, है ना, मोरध्वज के वंशज। उनके पिता, उससे पहले मोरध्वज, उससे पहले मकरध्वज। अब मकरध्वज कौन? मकरध्वज हमारे हिंदू पुराणों में लिखा है कि हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। तो ये मकरध्वज की संतान है। सही बात है, क्योंकि लिनिएज तो होगा। जस्ट इमेजिन कि हनुमान जी के वंशज मकरध्वज से लेके आज गुजरात की डायनेस्टी उसको क्लेम करती है कि हम उनके वंशज हैं। इसी तरह राजा बलि जो थे, राजा बलि प्रहलाद ये हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जो विष्णु पुराण में स्टोरी है ना, उनके वंशज राजा बलि का पुत्र बाणासुर का किला यहाँ भरतपुर में है, राजस्थान में। हाँ। वहाँ एक सारण जाट कम्युनिटी है, वो अपने आप को बाणासुर के वंशज बोलते हैं। चिंचिनवाड़ जाट डायनेस्टी है। हाँ, चिंचिनवाड़ जाट डायनेस्टी है। दे क्लेम दैट हम राजा बलि की वंशज है। जाट कम्युनिटी, मतलब ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि लीनिएज तो होगा ही भाई। जो पहली बात तो चिरंजीवी है। हाँ। मरे ही नहीं। हाँ, करेक्ट। मरे ही नहीं तो आज कहीं ना कहीं होंगे। हाँ। अब नहीं, अगर हैं तो उनकी संतानें, हाँ, उनकी लीनिएज होगी ना। हाँ, करेक्ट। भगवान परशुराम का दर्शन क्लेम करते हैं, जतापू ट्राइब है। जतापू एक ट्राइब है उड़ीसा में, वेस्टर्न घाट्स के पास।
महेंद्रगिरी पर्वत के। सही बात है। और ये जो मेरी जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, तो ऐसे लोग बताते हैं कि भारद्वाज ऋषि की जो लीनिएज वाले हैं वो भारद्वाज हैं, तो ऐसे जो हमारे गोत्र के नाम भी होते हैं वो हमारे लीनिएज को ही फॉलो करते हैं। गोत्र मैं बताऊं, भारद्वाज जो है, मैं आपको बताऊं, वो वेद व्यास 28 हुए हैं, है ना। जो अभी वेद व्यास जिनकी हम बात करते हैं, है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एक कल्प में एक व्यास होता है और उसके बाद दूसरा। तो इस कल्प के जो व्यास है वो कृष्ण देवम्पायन है, वेद व्यास, ठीक है। और भारद्वाज जो आप बात कर रहे हैं, भारद्वाज ऋषि भारद्वाज जो है वो वेद व्यास 2 बार रह चुके हैं। ओह, ऋषि भारद्वाज जो आप कहते हैं ना, जैसे आने वाले जो एज पर रिकॉर्ड्स आने वाले जो हमारे वेद व्यास होंगे, वेद व्यास एक पदवी है जी, है ना, ज्ञान को गवर्न करने की, नॉलेज गवर्न करने की पदवी है। आने वाले वेद व्यास अश्वत्थामा है, द्रोण पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा है। बहुत बढ़िया। यम वेद व्यास रह चुके हैं। इस किताब में आपको लिस्ट मिलेगी, बहुत बढ़िया। इस किताब में लिस्ट है बाकायदा, आप देखिएगा। भारद्वाज 2 बार रह चुके हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। नरेश जी, ये होता है काम। मतलब मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं बहुत सारे ऑथर से ऑलमोस्ट डेली कुछ नहीं तो 10-15 लोगों से बात करनी मिलती है, टीम से आपके बारे में कई बार जाने के लिए। आपने एक्चुअली में काम किया है, ये जो आप मेरे सामने, क्योंकि देखिए हमने ना सवाल बनाए हैं, ये तो सब अभी हम आपस में मिले हैं। ये जो काम है ना, ये उस काम का कॉन्फिडेंस है जो आपने किया है, एंड दिस वर्क इज गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। क्योंकि ये हमें हमारी जनरेशन को बताने के लिए कोई नहीं है सर। देखिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है पढ़ाने के लिए, मगर यहाँ अभी भी बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। हमने जहाँ से शुरू किया था वही एक्चुअली में अंत है। लाइफ इज अ सर्कल, और फिर से हम वो पाथ फॉलो कर रहे हैं टू गो बैक देयर। अभी जाना पड़ेगा। करेक्ट। देखिए, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। ये यंग बच्चे हैं, वो भी सुनेंगे पॉडकास्ट तो वो भी जान पाएंगे, वेस्ट की साजिश है ये। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव अ टेंडेंसी टू स्पीक बोल्ड। कई बार मुसीबत में फंसा हूँ ये सब करने से, लेकिन मैं, कहते हैं ना, अपनी जड़ नहीं, अपनी इंस्टिंक्ट नहीं छोड़ता। वेस्ट की साजिश है। वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो लोग अपनी माइथोलॉजी, एक तो मुझे माइथोलॉजी शब्द से ही नफरत है। करेक्ट, क्योंकि आप जो बता रहे हैं एक्चुअली फैक्टोलॉजी, ये मिथ है ही नहीं। मेरी बात सुनो, आप मिथ भी है। आप अगर इसको झूठ बोलते हो तो ये कमाल का झूठ है। सही बात है, कमाल का झूठ है। किसी ने अगर झूठ भी लिखा है तो कमाल का झूठ लिखा है कि लोग उसको धर्म और उसको ईमान और अपनी जान से रक्षा करते आए इतने साल। गजब का झूठ बोला। सही बात है। और दूसरी बात सर, और अगर फैक्ट है, यस, तो गजब का फैक्ट है। फैक्ट है, बिल्कुल। भगवान राम गजब का फैक्ट है। भगवान कृष्ण एक ऐसा देवता जिसके पैदा होते ही माँ बाप को जेल हो गई, बड़ा हुआ तो सबका, दोस्तों का उलाना, राधा का उलाना, कुंती का उलाना, गांधारी का उलाना, सबसे श्राप ले लिया और बड़ी आम मौत मरने वाला। गजब का कैरेक्टर है भाई। तो मैं तो दोनों तरह से इस चीज को ये मानता हूं। वेस्ट क्या करता है, ये मैथोलॉजी नहीं है, फैक्टोलॉजी है। दिस इज एक्चुअली फैक्टोलॉजी। वेस्ट के लोग क्या करते हैं, दे आर फॉलोइंग देयर मिथ्स, सो कॉल्ड मिथ्स। सही बात है। जैसे ओलंपस है, ओलंपस उनका देवता है। मिशन ओलंपी, उनका स्पेस मिशन ओलंपस के नाम पे है, ठीक है। थॉर है, थॉर आजकल बच्चे देखते हैं। थॉर इज नॉर्वेजियन मैथोलॉजी में एक देवता है हु इज रिलेटेड टू एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी। तो उन्होंने तो उन्होंने थॉर को पकड़ा नहीं, मतलब थॉर छोड़ा नहीं यूरोप ने, तो उसके नाम से थोरियम रेडियो एक्टिव मटेरियल बनाया, उसको नामकरण थोरियम किया। अडोनी है, अडोनी एक और कैरेक्टर है इनकी यूरोपियन मैथोलॉजी में। ही इज रिलेटेड टू ज्ञान। जैसे कल्कि अवतार, कल्कि की बात की, भगवान कल्कि के पास एक तोता है, शुक, है ना, एक तोता है जिसको सब नॉलेज है। जैसे आप उसको आप देख सकते हो मॉडर्न टाइम, चैट जीपीटी
कुछ भी पूछ लो सब उत्तर है उसके। ऐसे अडोनी है नॉर्वेजियन मैथोलॉजी में, ही इज पूर्ण पुरुष ज्ञान के हिसाब से। वो लोग अपनी जड़ों को प्रेरणा बना के पकड़ के तरक्की कर चुके हैं, और हम हमारी जड़ों पे शक करते हैं। इस चीज की मुझे बहुत बड़ी, मतलब मैं जैन जी से करबद्ध निवेदन है कि आप अगर चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज घुसिए, कम से कम विरोध मत कीजिए उस चीज का। ये आपकी अपनी जड़ है, आप अपनी और वो मकान गिर जाता है जो अपनी जड़ नहीं बचाता है, वो पेड़ गिर जाते हैं जो अपनी जड़ों को नहीं संभालते हैं। तो मेरा निवेदन है जैन जी जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि कम से कम अपनी जड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। आप काम कीजिए मत कीजिए वो बात की बात है, लेकिन रिस्पेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा शेयर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठ के बात कर रही हूँ, आई कैन सी योर एनर्जीज़। आप जब आए थे तब में और अब जब आप बात कर रहे हो, एनर्जीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो एनर्जीज़ मुझे लगता है वो जो 3 साल आपने काम किया और जिस सवाल से आपकी वो प्रेरणा शुरू हुई, आप अपने गुरु के पास गए, ये वो एनर्जीज़ हैं। नरेश जी 3 साल ज़िंदगी के आपने एक किताब को लिखने में दे दी, मतलब बहुत बड़ा समय होता है, आदमी के जीवन में बहुत बदलाव आ जाते हैं। एक सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस किताब ने आप में क्या बदलाव लाए? मैं ऑलमोस्ट सारे ऑथर से पूछना चाहती हूँ, और आपको क्या लगता है कि आजकल जो ये 3 दिन में किताब लिखने का कल्चर है और ChatGPT राइट अ बुक फॉर मी, कितना सही है? देखिए मैं बताऊँ, पहला सवाल आपका बदलाव मुझे एक लड़के से एक आध्यात्मिक इंसान भगवान कृष्ण पे उठे सवाल की वजह से लिखी हुई इस किताब ने बनाया। मैं लड़के की तरह ही सिर्फ गजलें लिख रहा था। एक मतलब आप एनर्जी का फर्क समझ सकती हैं, है ना? वो एनर्जी लेवल सिर्फ यहां तक था, यहां तक इस किताब ने पहुंचाया। भगवान से सीधा जोड़ा मुझे, और उसके बाद चेंज आया। वो चेंज आज मैं भी फील करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये किताब मैंने 3 साल जब रिसर्च कर रहा था तो उस 3 साल के दौरान मैं इतना घूमा हूँ, कई जगह गया हूँ। मैं बनारस, बेसिकली तो बनारस के ही थे मेरे पूर्वज, है ना? हम लोग सिंध के थे और फिर बनारस आके सेटल हुए, जी, है ना? तो मैं बनारस गया हूँ, है ना? दशाश्वमेध घाट पे बैठा हूँ। किताब के लेखन के दौरान जो चेंजेस फील हुए, घाट पे बैठा हूँ घंटों, मणिकर्ण का घाट बैठा हूँ। बड़ा मुश्किल है सर वहाँ तो। हाँ बैठा हूँ, वहाँ आपको दिखता है जीवन मरण की सच्चाई। जिस किसी को ये गलत फहमी हो कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या वो बहुत बड़ा है, किसी को गुमान हो, तो उसको अपनी गलत फहमी अगर उतारनी हो तो मणिकर्ण का जाके बैठे। हम लोग क्या करते हैं सुशारिका, हम लोग तैयारी बहुत करते हैं। मैं ये तैयारी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं जीवन में ये कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, मैं ये इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली उस चीज को टारगेट प्राप्त नहीं करते। हमें टारगेट मालूम ही नहीं है। हमारे बनारस में एक कहावत है कि बिछाई भाई तो सुताई भाई कब, कि आप जिंदगी भर बिछाते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा तो सोइएगा कब? आप जिंदगी भर सिर्फ जीने की तैयारी करते रहिए तो जिएगा कब? मैंने जीना शुरू किया इस किताब की वजह से। मैं गुलमर्ग गया, मैं सोनमर्ग गया 2 बार, कश्मीर गया, मैं साउथ इंडिया तिरुवल्लुवर के स्टैच्यू तक गया, कन्याकुमारी तक खूब घूमा। और ये जो अकेले घूमने का भ्रमण का, आज भी मैं हर साल जाता हूँ अकेला। मैं और मेरा ड्राइवर लेते हैं गाड़ी। अभी मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊँगा यहाँ से। एक करके वो जो चेंज लाया ना, मुझे इस किताब ने ये याद दिलाया कि भाई मधुकर, नाउ यू आर 49-50, यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड। आम जिंदगी तुम चिरंजीवी नहीं हो कि 100-125 साल जियोगे, हैं? तुम्हारे पास मुश्किल से 10-15-20 साल और बचा है, तो देख लो जितना देख सकते हो। तो ये बदलाव आया मुझे, मैंने देखना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। और ईमानदारी की बात है तो शायद हम जितना घूमते हैं हर सड़क, मैं प्लेन से बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन से नहीं, ना के बराबर। मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरा सारथी लेता हूँ, चल भाई। आपको हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतना वैराइड है, आप हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद रुक के चाय की दुकान पे बैठ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कहानियाँ मिलती हैं, कहानियाँ। बिल्कुल सही कहा आपने।
लिखने वाले को उस रोड से ट्रैवल करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी लेखन में वो बात आए जो लोगों के दिल को छुए, तो आप लोगों से बात कीजिए। कहानियाँ बिखरी पड़ी है सड़कों पे, आप उठा के उनको पेन डाउन कीजिए बस। ये चेंज आया मुझ में मेजर। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि जो 3 दिन में किताब लिख ली, 2 दिन में किताब लिख ली, है ना, 5 साल का बच्चा किताब लिख रहा है, 4 साल का बच्चा, 5 साल 6 साल। अभी मैं NBT के स्पेयर में गया था, 6-7 साल के बच्चे किताब लिख रहे हैं, और वहाँ जिम्मेदार लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक 7 साल का बच्चा किताब लिख पा रहा है इस देश में। तो मैं लगता है पॉसिबल है? नहीं। परफॉर्मर्स पर सिस्टम भारी पड़ गया है। परफॉर्मर कौन? जो भटक भटक के अपना एक्सपीरियंस, अपनी जिंदगी का अंश जो लोगों को देकर जाना चाहता है, वो सब रिसर्च करके लिख रहा है, एक वो परफॉर्मर है। दूसरा ऑर्गेनाइजर्स, पब्लिशर्स, मार्केटिंग गाइज, उन लोगों ने तो इन दिनों मशीन बना दिया है। माँ बाप एक 5 साल के बच्चे को अगर इतना ज्ञान है कि वो किताब लिख सकता है, हाँ, तो ये तुम्हें नहीं लगता एक 50, 60, 70 साल के लेखक की बेइज्जती है जो बाजारीकरण की वजह से हो रही है? 5 साल के बच्चे को क्या बुद्धि है? मान लिया भाई साहब जैन जी है, मान लिया बहुत एडवांस जनरेशन हो गई, कितनी एडवांस हो गई भाई। मेरा निवेदन है कि ऐसा फंक्शन होते हुए कभी भी आप देखें उस 5-7 साल के बच्चे को, जिसको राइटर उसके माँ बाप पैसे दे के मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू किताबें लिखवा के खड़े करके उसको राइटर घोषित कर रहे हैं, वो एक्चुअली राइटर किल कर रहे हैं, उसको एक झूठे सेल्फ प्राइड में फंसा रहे हैं, जिससे वो थोड़ी बड़ी उम्र में निकल ही नहीं पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपको उसका लिटमस टेस्ट लेना है तो ऐसे मंच पे खड़े हुए 7 साल के बच्चे हुए, उसी की किताब जिसका वो विमोचन कर रहा है, लीजिए, पन्ने पलटिए, उसमें से सवाल पूछिए। तो जितनी भी वो ये जो बाजारीकरण की सारी है ना, पोल खुल जाएगी। वही घोस्ट राइटर्स चल रहे हैं। मेरे पास मेल्स आती हैं आजकल कई, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग योर बुक, गिव इट टू अस। क्यों भाई? एक जन से तो मेरी बहस हो गई, फोन रख, मैंने कहा आप मुझे कॉल कीजिए। ही कॉल्ड मी, सर वी विल चार्ज यू दिस एंड वी विल राइट अ बुक फॉर यू। मैंने कहा व्हाई यू विल राइट फॉर मी? यू विल बी अ राइटर। राइटर होना फैशन हो गया। मेरे ये नहीं समझ में आता, क्या मुंशी प्रेमचंद ने जब लिखा होगा, ये सोच के लिखा होगा कि मेरे को राइटर कहलाना है? अंतर्मन खाली करने के लिए लिखा जाता है। इस बाजारीकरण ने राइटर कॉम को, ऑथरशिप को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये नुकसान रुक जाना चाहिए। सर, तो आज आप किताबें जब पढ़ते भी हैं तो आपको कभी मिलती है क्या रामधारी सिंह दिनकर जैसी कविताएं? कभी मिलती हैं क्या? नहीं मिलेगी। फैज अहमद फैज उस जमाने में घोस्ट राइटर नहीं होते थे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए समझना कि एज एन एक्सपर्ट कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है उस चीज़ को रिफाइन करने में, सपोर्ट लिखने में नहीं कर सकता। या फिर आपने बोला मुझे मार्केटिंग पे किताब लिखनी है, आप मेरी एक किताब लिख दो। अरे क्या लिखना है मार्केटिंग में? मैं अलग तरह से मार्केटिंग करती हूँ, आप अलग तरह से करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति अलग तरह से करता है। यू हैव योर ओन स्टाइल। मैं एक तो बताता हूँ, जो मार्केटिंग और ये प्रोफेशनल बुक्स जो लिखी जाती है, मैं इनको साहित्य का हिस्सा मानता ही नहीं। ये साहित्य है ही नहीं। ये एक ऑलरेडी बहुत तैयार बाजार को और बाजारीकरण की तरफ धकेलने का तरीका है। करेक्ट। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड राइटर हैं, दुनिया पढ़ती है उनको खूब। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार दादा ये क्या है? लिख के राइटर छोड़ देता है और फिर वो किताब हवाले हो जाती है सिस्टम के, राइटर को पे आउट नहीं मिलता, उसको अलग अलग तरीके से फंसा के ठगा जा रहा है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे, जिसके लिए बहुत साधुवाद का पात्र है वो। उसने कहा नरेश जी, पैसा नहीं कमाया जा सकता किताब लिख के, नाम है। आपको लगता है कि प्रेमचंद ने पैसे कमाने के लिए लिखा होगा, या रामधारी सिंह दिनकर ने ये सोच के लिखा होगा कि मैं खूब बेचूंगा? मतलब
उनकी ये बात मुझे बिल्कुल दिल पे छप गई। उस दिन से सारिका मैंने सोच लिया कि चलो जितने भी साल बचे हैं मेरे पास जीवन के, ज़्यादा तो नहीं, अगर 20 साल बचे हैं तो 15-20 किताबें मैं भी छोड़ के जाऊंगा। हालांकि मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं 3 साल में एक किताब लिख पाता हूँ। नहीं, वो एक जेन्युइन स्पीड है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम जीवन में एक किताब लिखें, मगर कुछ ऐसा लिखें जो व्यक्ति के दिमाग में छेद करे, उसे सोचने के लिए मजबूर करे। बाजारीकरण पे रोक लगना बहुत जरूरी है। इट इज किलिंग द इंस्टिंक्ट, इट इज किलिंग द रियल ऑथर्स अराउंड। सर, अब बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए, हम भी। मेरा आने का कारण ट्रूथ एंड सोशल लेकर यही था कि मैं कम से कम 4.5-5 साल ढूंढ रही थी कि कोई सही व्यक्ति हमारी बुक पब्लिश कर दे एटलीस्ट। तो मुझे कोटेशंस आते थे, मगर कोटेशन से पहले कोई मुझसे पूछता ही नहीं था तुम्हारी बुक किस विषय में। अब अगर मैं बात करूं आपकी किताब की, क्या आपकी किताब उस तरह से छापी जा सकती है, ट्रीट की जा सकती है जिस तरह से हम किसी फिक्शन बुक की बात करें या किसी अंग्रेजी की किताब की बात करें? नहीं, जिस तरह एक डॉक्टर हर व्यक्ति को सेम मर्ज होते हुए भी सेम दवाई नहीं दे सकता, उस तरह आप हर किताब को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। एवरी बुक, यहाँ पैकेजेस है, इतने का पैकेज है, इतने का पैकेज है, ऐसा नहीं होता है सर। आपकी किताब किस विषय पे है, कितने पन्ने की है, विषय की क्या डेप्थ है, टारगेट ऑडियंस क्या है। मैं तो ये तक कहती हूँ ऑडियंस में भी समझो कि क्या जेंडर है, क्या एज ग्रुप है, किसी को फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी, क्या सिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, जिनको बताना चाहते हो वो लोग रहते कहाँ हैं। राइट। आपने अपनी ऑडियंस नहीं समझा और आप कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ऑथर्स की गलती नहीं है सर, देखिए इसमें पब्लिशर्स की गलती है। इसमें ऑथर की तो बेचारे की गलती नहीं है। वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन 100 में से 90 ऑथर, देखो मैं बताऊं, 100 में से 90 ऑथर, आज की जवान पीढ़ी भी सुनेगी इसको, 100 में से 90 ऑथर लड़की से धोखा खाने के बाद कविताएं लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और चंद लोग ही होते हैं जिनको वो बंदी मिल जाती है तो उसके बाद तो वैसे भी वो दुख में कवि बन जाएगा, और अगर छूट गई तो जीवन सुधर जाएगा। हमारे जैसी, मतलब जैसी घटना मेरे साथ हुई, ऐसी घटना मैं चाहता हूँ कि हर उस इंसान के साथ हो जो लेखनी हाथ लगाता है, ताकि वो एक रिफाइनमेंट की तरफ बढ़े। और मैं बढ़ के बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बुक एक कैरेक्टर बिल्डिंग भी करती है, क्योंकि जब आपने बुक लिखी होगी उससे पहले और बुक लिखने के बाद आपको लगा होगा कि आप एक और हिस्सा अपना देख पाए जो सालों से नहीं देख पा रहे थे। और ये होता है, मैंने बहुत ऑथर से जाना है। अब आजकल जैसे अभी आपने बोला कि ये सब मार्केट बन गया, मुझे बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने जीवन में 50 या 60 किताबें लिखी हैं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे पॉसिबल है ऐसा। ये पॉसिबल वैसे नहीं है, ये वैसा है ही नहीं। आप तो सारी का ये वैसा है ही नहीं। 50 साल में 50 किताबें लिखना नॉट पॉसिबल। ये उसी बाजारी मेंटालिटी का बाजारीकरण जो है उसका प्रोडक्ट है जो दे रहे हैं जी, है ना। एक चीज मैं और तुम्हें बताऊं, आजकल फैशन हो गया है इंग्लिश किताब पढ़ने का। आपकी किताब हिंदी में ज्यादा बिकी है ना? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है, क्योंकि मेरा देखो, ईमानदारी की बात यह है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैंने चिरंजीवी भवा लिखी हूँ तो मैंने हिंदी में ही लिखी थी, और मेरा हिंदी वर्जन ज़्यादा टच करने वाला है और आराम से रिलेट कर पाएगा। जब इंग्लिश लिखा तो इट वाज ऑल ट्रांसलेशन, और बैठ के रीराइट किया। वो भी इसलिए किया क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा इंग्लिश किताब ज़्यादा बिकती है। तो मुझे कहा बेटा, आई हैव अ गट फीलिंग कि मेरी तो हिंदी बिकेगी, हिंदुस्तान में हिंदी किताब ही बिकेगी। तो शी टोल्ड मी कि नहीं पापा, इट इज़ नॉट अबाउट द मदर टंग। तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन जो दिया, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप इसको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैंने उसको बोला, बेटा मदर टंग क्या होती है? तो बोले, पापा आप बताओ, जो हम बोलते हैं घर में, ये जो मम्मी से सीखते हैं, है ना। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने जेब से पेन निकाला और बातें करते करते मेरी बेटी के हाथ में पेन यूं बोया, तो उसके मुंह से निकला तेरी। तो मैंने कहा ये कैसे निकला? हिंदी में। ये तुम्हारी मदद। दुख तकलीफ में, गुस्से में जो भाषा निकल के आए। भाई यंग बच्चे हैं, कोई बंदी देखी या कोई बंदा देखा, बहुत अच्छा लगा, तो उसको देखते हुए अरे यार ये
किसी को सराहना हो, हाँ करेक्ट, अंदर उसमें जो आवाज है, अरे यार, तो ये अरे यार हिंदी में आया ना, जिस दिन अंदर से आएगा, ओ गॉड, तब हाँ, अंग्रेज हुआ, मुझे तब भी आप अंग्रेजी किताब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपके मन से अरे यार यहाँ ओए, या गाली भी निकल रही है अंदर से, किसी को कोई बहुत नफरत आ रही है किसी इंसान से, तो गाली निकल गई अंदर से, तो ये आया ना, ये आप हिंदी हो। मैं एक किसी से मिली तो भाषा वो है जिसमें आप सोचते हो। हाँ करेक्ट, मतलब मुझसे किसी ने बोलते यही नहीं बोला, हो, सोचते हो। यही उन्होंने मुझे बोला, ही सेड दैट तुषारिका तू अंदर जिस भाषा में बात करती है ना अपने आप से, अंदर वो मन में तेरी जिसको मातृभाषा है। जैसे मुझे तुषारिका की कोई बात समझ में आया, तुषारिका को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अंदर अंदर बोली बुड्ढा पागल हो गया। तो ये अंदर जो बोलता ये जो अंदर की आवाज है वो आपकी मातृभाषा है। करेक्ट। और मैं तो हमेशा मैंने डिसाइड कर लिया, देखो ईमानदारी की बात है, मैं अब सिर्फ हिंदी में ही लिखूंगा, लोगों को पढ़ना है तो पढ़े, और अगर हिंदी नहीं आ रही है भाई किसी को तो हिंदी सीख ले। हाँ बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है। और जस्ट बिकॉज आई हैव टू सेल माई बुक ऑनलाइन, और आई हैव टू शो ऑफ दैट आई कैन राइट, आई एम अ लर्नड गाय, आई कैन राइट इन इंग्लिश, ऐसा लर्नड नहीं बनना भाई, 50 का हो गया मैं, मेरा 20 साल है, मुझे मेरे तरीके से सर क्यों आप 20 साल बोल रहे हो, अभी बहुत साल है, अभी आपने बहुत किताबें लिखनी है, हमें बहुत पढ़नी है। इस किताब के 2 भाग आ चुके हैं, तीसरे भाग पे अभी काम चल रहा है। हाँ, तीसरे भाग पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सोचा था एक किताब में ख़त्म कर लूँगा, देखो, लेकिन मेरे पब्लिशर ने मुझे कहा कि साहब 200 पन्ने से ज़्यादा की मोटी किताब कैसे छपेगी, क्या होगा, तो मैंने ठीक है 2 पार्ट में कर लेते हैं। पहले पार्ट में 4 चिरंजीवी देवताओं के DNA की खोज करता है नायक, दूसरे पार्ट में बाकी 3 की कर लेता है। अब तीसरा जो है वो उसमें मैं आगे मतलब जो है काम कर रहा हूँ, है ना, उसमें अब मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ स्टिल उसमें भी बहुत कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा लोगों को जो बाकी जो सीरीज इस तरह की किताबें और फिल्में बन रही है उससे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि मैं थ्रिल के लिए नहीं लिखता, मैं नॉलेज डिलीवर करने के लिए लिख रहा हूँ। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि लोगों को, मतलब यंग जनरेशन को पुराण की तरफ या हमारे पास्ट की तरफ मोड़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं था कि उसे एक साइंस फिक्शन स्टोरी की तरह पेश किया जाए, ताकि वो एक कौतूहल और एक एक्साइटमेंट या एक अट्रैक्शन हो, इसी तरह से। और मुझे लगता है कि उस पास्ट के साथ जुड़ के हम अपनी फ्यूचर को और गोल्डन बना सकते हैं। हमारा वो जो नाता टूटा है ना, उसी की वजह से आज जो हमें धुंध नज़र आती है वो है। मैंने जितने भी एनलाइटेंड लोगों को देखा है ना सर, वो लोग ज़्यादातर अपने इतिहास पे किसी ना किसी तरह से काम करें। जैसे मैं अभी अपने एक ऑथर के बारे में आपको बता रही थी, वो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी रिसेंटली मैं उनसे मिली और वो इतिहास के ऊपर काम करते हैं। ही वॉज सो हम्बल, और उन्होंने बोला कि तुषारिका हम तो एक अंश भी नहीं है। मतलब जब मैंने इतिहास पढ़ा, इतने सारे लोग, इतने सारे नाम, इतने सारे रिवॉल्यूशंस, इतने सारे हिस्से और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर इतना बड़ा इतिहास बना। हम तो अंश मात्र भी नहीं है, हमें तो ईगो होना ही नहीं चाहिए। ही इज राइट। देखिए मैं आपको यहाँ एक थिन ब्लू लाइन और बताता हूँ। आपने कहा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा, तो मैं कई लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ कि भाई साहब मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी। जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको गलत फहमी होती है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा नहीं है वो, पढ़ा है उसने। जैसे आप जिनके बारे में बात कर रही हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने पढ़ा, उस पढ़ाई के लिए से पैसे कमाए, तो वो पढ़े ही पढ़े थे, वो पढ़े लिखे अब हुए हैं। जब उन्होंने वो किताब लिख के डिलीवर की, पढ़े लिखे मुंशी प्रेमचंद थे, पढ़े लिखे राइटर लोग हैं, ऑथर लोग हैं, जो सिर्फ पढ़ते नहीं है, अपना एक्सपीरियंस लिख के देकर जाते हैं। मेरी दादी एक शब्द, एक लाइन कहती थी, है ना, इनिशियली मैं उनको देख के अपनी प्रेरणा मानता था, गज़लें भी ऐसे ही उस इंस्पिरेशन में शुरू की थी। तो मेरी दादी मुझे कहती थी कि नरेश जी भर के जीना, अभी डेथ हुई है ना, मिलने गया, बोले नरेश जी भर के जीना बेटा, जी में भर के मत जीना, और ज्यादा जी भर जाए तो लिख देना, कहीं ना कहीं छप जाएगा, किसी ना किसी का काम आ जाएगा। तो पढ़ा लिखा वो है जिसने एक्सपीरियंस किया और लिख दिया, कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी काम आ जाएगा एक्सपीरियंस।
तो पढ़े लिखे इंसान और पढ़े पढ़े में ये फ़र्क है जो आपने मुझे अभी बताया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने प्रोफेशनली पैसे कमाए हैं किसी डिग्री से, अपने ज्ञान से, वो एक अलग इशू है। आप दुनिया को क्या देखे जाते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू। तो वहाँ चार्टेड अकाउंटेंट हिस्ट्री भी लिख सकता है ना। मेरे जैसा जर्नलिस्ट माइथोलॉजी, साइंस फिक्शन लिख सकता है, कविताएं लिखता था, साइंस फिक्शन पे आ गया, आगे पता नहीं और क्या एक्सपीरियंस होगा, कहाँ ले जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। इस तरह से है। अब जैसे ये किताब तो आपने लिखी है, अगर मैं पढ़ने की बात करूं तो नरेश जी किन किताबों को पढ़ते हैं, किस तरह के ऑथर्स को आप पढ़ चुके हैं जो एक इंस्पिरेशन बने होंगे डेफिनेटली इन किताबों में? मैंने जहाँ तक पढ़ने की बात है, मैंने गज़लें और ये मतलब ये उसके अलावा तो पुरानी पढ़ा है ना। बाकी गज़लों में बशीर बद्र पढ़ा है ना, क्योंकि लड़के से आदमी, आध्यात्मिक इंसान मैं अभी बना हूँ इस किताब की यात्रा के दौरान। और मैंने पुरानी पढ़े ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। उससे पहले मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी पढ़ता रहा हूँ, बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उनकी 100 से ज़्यादा किताबें, उनका रिसर्च चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में लिखते हैं। और मैंने रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा है, ठीक है। मैंने पढ़ा है बशीर बद्र, वसीम बरेलवी मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं, है ना। और बशीर बद्र साहब को तो अभी डिमेंशिया सा हो गया, तो उनकी कई शेर, कई लाइनें, मतलब मैं ज़्यादातर गज़लें ही पढ़ता आया हूँ, फिक्शन सीधा लिखने पे उतर आया। अब पढ़ूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये ना आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी रहेगा जब आप पढ़ने से पहले लिखते हैं। जैसे मैंने सुना है शायरों को, और जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने शायरी से शुरू किया, तो वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि वहाँ आपने किसी को पढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि हावी हो जाता है लेखक आपके दिमाग पे। मैं पहली बार, मेरी एक और घटना है, मैं पहली बार मेरी जो पहली किताब थी जज्बातनामा, उसमें तकरीबन 200 गज़लें थी, 200 कविताएं थी। तो मैं उसकी वो पांडुलिपि लेके गया, एक बहुत माने हुए शायर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं बताऊंगा नहीं किसने बेइज्जती की मेरी। तो मैंने उनको जाके मैंने साहब अजमेर के हैं, बहुत माने हुए। तो उन्होंने यूँ देखा, मैंने कहा आप इसमें गलती वलती निकाल दो और इसका फॉरवर्ड नोट लिख दो, ठीक है रखो, आना। मैं चला गया, 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना भर हो गया, कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने वापस फ़ोन किया, मैंने कहा सर आ जाऊँ मैं, अगर आपने कर लिया हो तो कुछ। अरे यार तुम 2-3 दिन बाद आओ, वो टाले जाए। मुझे लगा साला कुछ गड़बड़ है। मैं पहुंच गया उनके घर, अचानक वो सो रहे थे, हाँ वो बैठे, चाय पियोगे, चाय वाय बना के, मैंने साफ कर दो। तो बोले कि यार इसको मैं शायरी कहूँगा क्या? बोले इसको अगर मैं शायरी कहूँगा और इसके लिए मैं आपका फॉरवर्ड नोट लिखूंगा तो लोग बोलेंगे कि खान साहब पागल हो गए। मुझे पहले तो बहुत ऑफेंड हुआ, मैंने उनके पाँव छुए, मैंने कहा कोई गलती निकाल दो, आप मत लिखो फॉरवर्ड। तो बोले वो तो मैं निकाल के रखा हूँ। वो वापस लेकर आए भाई, जो मैं सफ़ेद कागज, मतलब सफ़ेद पांडुलिपि प्रिंटेड कागज देकर आया था, उस पर हरे पेन से इतनी सारी, मुझे तो ऐसे लग गया पता नहीं क्या हो गया मुझसे। मैं उनके चरण छुए वापस आ गया। होता है ये। तब जब मुझे लगा कि यार ये ऐसा है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, दूसरों को पढ़ा, फिर देखा अच्छा यही गलती है, इम्प्रूव किया। जहाँ तक इसका सवाल है फिक्शन का, ये तो सीधा ट्रिगर्ड था क्योंकि मेरे इष्ट पे किसी ने हमला किया और मैंने उसका जवाब लिखा एक तरह से, उन्हीं का आशीर्वाद मान के लिख डाला। लेकिन अगर मैं पहले पढ़ के अगर मैं लिखता तो भाई साहब चिरंजीवियों पे माइथोलॉजिकल फिक्शन बहुत सारी किताबें हैं। तो एक आध आदमी ने तो मुझे ये भी कह दिया कि भाई साहब ये तो किसी किताब को, मैंने कहा यार होगा भाई, मैंने तो लिख दिया। अगर किसी को लगता है उसकी किताब से, मैं माफी मांग लूंगा भाई, मैंने तो लिख दिया। लेकिन उसके बाद अब मैं इन चीज़ों पे कर रहा हूँ, इसका या तीसरा पार्ट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं
साइंस फिक्शन पे एक मल्टीवर्स थ्योरी पे भी एक किताब डालूंगा। मतलब अब आप रिसर्च को अपना जीवन दे चुके हैं, आप रिसर्च करेंगे, आपको मजा आता है करने मजा आ में। रहा है भाई, मैं सब कुछ हो गया ना। मेरी बेटी 2nd ईयर MBBS है, डॉक्टर बन के निकलेगी, एक ही बेटी है। अब जितना भी टाइम बचा है रिसर्च करेंगे और जो महसूस करेंगे वो लिख के देते जाएंगे। हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जब हम किसी लेखक को पढ़ते हैं तो वो लेखक दिन ब दिन हमारे दिमाग पे हावी होता रहता है, और ये एक अच्छी चीज़, इसीलिए मैं बोलती हूँ लिखना एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आप रोज़ छोटा छोटा छोटा, दिमाग में छेद होना चाहिए। आप लिख रहे हो तो सोचने पे मजबूर होना चाहिए आदमी कि लिखा क्या है इसने, इस बात का मतलब क्या है। और हर एक स्टेटमेंट, जब आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, जब आपने रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिया, आप इनको पढ़ते हैं तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक लाइन आपको कहती है कि बताओ ये जो सवाल है इसका जवाब ढूंढो, निकलो बाहर। और निकलो बाहर का मतलब ये नहीं है कि कोट पैंट पहने और बाहर निकले। निकलो बाहर का मतलब है कि अपने अंदर से बाहर निकलो और देखो। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति ने मुझे एज अ पर्सन बिल्कुल बदल दिया। मैंने उस कविता से बार बार साक्षात्कार किया है और हर बार मुझे वो अलग नज़र आती है। हर बार मुझे उसमें अलग सवाल, अलग जवाब दिखाई देते हैं। तो इतनी सुंदरता से लिखी गई है। और उसको पढ़ के फिर मैंने द्रौपदी पे एक कविता लिखी थी, अपनी मदर को सुनाई भी थी। अभी तक कोई छपी नहीं है। मेरी माँ इतना मुझे बोलती है, छाप, तू क्यों नहीं छाप दी अपनी किताब। मुझे लगता है कि अभी शायद उस लेवल पे नहीं है। नहीं करना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अधिकांश लोग अपना टाइम इसी में खराब करते हैं। लोगों को हाँ ज़्यादा क्या हो जाएगा, है ना? माफी मांग लेंगे, भाई गलती हो गई। इतना सरल आदमी होना चाहिए। नहीं नरेश जी, गलती का डर कम है। गलती नहीं, आपसे अगर गलती भी हो जाती है, हाँ, आप बिल्कुल, गलती बिल्कुल। करने की डर से, मतलब कोई जज ना कर दे उसके डर से परफॉर्म ही नहीं करो, निकलो ना, देखा जाएगा। अब बस थोड़ी सी कलेक्ट हो जाएं, 20-30 कविताएं अच्छी कलेक्ट हो जाएं। अब कोई किसी जगह लिखी है, कोई तब तैयारी कर रहे थे तब लिखी है, वो किस डायरी में वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप शेर, नज्म, गजल या कविता की बात करते हो, उसमें एक फॉर्मेट है। फिक्शन में हम फॉर्मेट से बच जाते हैं क्योंकि वहाँ आपके पास फ्रीडम होती है, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, इट्स लाइक डायरी राइटिंग। फिक्शन का एक अलग, फिक्शन की मुसीबत है अलग। वहां तो चलो आपके पास जजमेंट करने वाले बहुत सारे हो जाएंगे, भाई तुमने बहर में नहीं लिखा, जी जी जी, भाई रदीफ प्रॉपर नहीं है, वो मीटर मैच नहीं कर रहा है गजल में, है ना? ये सब चीजों का ज्ञान मुझे बाद में, वो पहली बेइज्जती के बाद आया। तो मैं अभी रिसेंटली मतलब एक फंक्शन में गया तो वहाँ उन्होंने मेरे, वहाँ अजमेर के हैं, पद्मश्री हैं, उनको और 2-3 राइटर्स को बुलाया। तो वहाँ मंच पे खड़ा होकर मैं बड़ी सरल उनको बोला, मैंने साहब मेरी बेइज्जती हो चुकी है और मैं बेइज्जती से सीख के बड़ा हुआ हूँ और कोई शर्म नहीं है इसमें, जी, है ना? आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो, भगवान से भी गलती होती है भाई, बिल्कुल। तो कुछ नहीं है, आराम से। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए। जो लिखे, मतलब जो पीढ़ी लिख रही है उससे मेरा ये निवेदन है कि आप ये अपना डर खोल दो, हाँ, लिखो कि किसी और ने पहले क्या लिख दिया है, या मैं जो लिख रहा हूँ ओरिजिनल लगेगा भी या नहीं लगेगा, ये सब बेकार बात है। जजमेंट फॉलो करेगा। जब क्या पता आप बहुत अच्छी चीज लिखने से ही चूक जाओ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, लिखने के लिए लिखना चाहिए, पढ़ने वाला सोच लेगा उसे पढ़ना है या नहीं। हाँ, तुम लिखने के लिए, आप अंतर्मन खाली करने के लिए लिखो। बिल्कुल सही बात। इसलिए आजकल क्या है, लोग राइटर घोषित होने के लिए लिख रहे हैं। वो 5-7 साल के बच्चे वाला एग्जाम्पल बताया ना मैंने। मेरे एक पड़ोस में को रहते हैं, वो मुझे बोलते हैं, यार मैं सोच रहा हूँ मैं मेरी बेटी की एक आध बुक पब्लिश करवा लूँ। ये लिखेगी कैसे? ये तो प्रोफेशनली काम कर रही, लिखेगी कैसे? लिखवा ली। अरे मतलब आप राइटर एक बिल्ला बन गया है जो बाजार में बिक रहा है और लोग खरीद के लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई उनकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी जिंदगी। क्या सुधरेगी? आप किसी से गोस्ट राइटिंग करवाइएगा और खड़ा होकर विमोचन कीजिएगा और कोई किताब छीन के आपसे 2 सवाल पूछ लेगा तो आपकी ये ज्ञान गुंडई वहीं धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए जितने बड़े राइटर्स हैं ना, मैंने देखा उनके पास अपनी टीम होती है। वो उस टीम से रोज बात करते हैं कि आज क्या लिखा जाएगा, आज क्या काम होगा, आज किस बात पे बात करेंगे। हाँ, मेरी टीम में 2 है बच्चे। हाँ, वो मेरे से परेशान आपने मिलवाया जिनसे। हाँ, वो परेशान है मुझसे। वो गाड़ी लेके बोलते, यार क्या लिखूं, क्या लिखूं? सर हमें क्या नहीं यार, ये तुम्हें सुनने में कैसा लग रहा है? सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कैसे लिखोगे? मतलब वो मेरे से परेशान है। अब तो ये होता है कि मैं अगर उनसे ऑफिस में बैठ के कोई बात नहीं करता ना,
कि यार, तो बोलते हैं सर क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, आज पूछ नहीं रहे हैं आप। ये है नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसीलिए मतलब एज अ राइटर टीम होना इज़ गुड, बट जो आपने बोला कि आपके थॉट्स हैं तो दे शुड बी, योर बुक इज़ लाइक अ बेबी, इट शुड लुक लाइक यू, इट शुड स्पीक लाइक यू, इट शुड बिहेव लाइक यू, क्योंकि जब लोग किताब पढ़ रहे हैं तो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग और लेसन है। इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू सर। ये पहला पॉडकास्ट है मगर हम 100% श्योर कि हम दोबारा से मिलने वाले हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी किताब के तीसरे भाग के लिए भी। और मुझे प्लीज़ हिंदी वर्जन देकर जाइएगा, मैं हिंदी वर्जन पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी किताबें बहुत मिलती हैं मगर हिंदी किताबें कम मिल पाती हैं। मेरी मदर को बहुत पसंद आएगी आपकी किताब, तो आई विल गिव इट टू हर। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, और मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर द रिसर्च वर्क दैट यू हैव डन। जो रिसर्च आपने किया, आपको एक एक पॉइंट, एक एक नाम, एक एक चीज़ें याद हैं। आप जब आज पॉडकास्ट पे बैठे हो, जो एनर्जी एलिवेशन मैंने देखा, ये बहुत कम लोगों में नज़र आता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, चिरंजीवी भवा एक किताब नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक विचारधारा है जो मैंने बोला ना, दिमाग में छेद करना ज़रूरी है, करेगी। इसको पढ़िए, इसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे जवाब मिलेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जिनके बारे में आपने सुना होगा लेकिन जाना नहीं होगा। अब समय है कि हम उन्हें जानें। ज़रूरी है हमारी पीढ़ी को, हमारी जनरेशन को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होना, क्योंकि जिस दिन हमारी जड़ें हमसे दूर हो गई, कोई भी हमें उखाड़ कर फेंक सकता है, और वो हमें नहीं करना है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगी, आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं अंग्रेज़ी पढ़िए, हिंदी पढ़ते हैं हिंदी पढ़िए, मगर चिरंजीवी भवा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नरेश जी ने अपनी ज़िंदगी के 3 साल दिए और आपको मौका दे रहे हैं कि 3 से 4 दिन में या 10 दिन में, जितने समय में, जो भी आपकी स्पीड है, पढ़ के आप वो सीख सकते हैं। इन 2 किताबों को पढ़ने के बाद तीसरी किताब का इंतज़ार जो होगा वो आपको एक रिसर्च करने का समय देगा। आप खुद भी सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए आज ही। बहुत कम ऐसे लेखक हमें मिल पाते हैं, बहुत कम ऐसी किताबें हमें मिल पाती हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि सर हमारे मंच पर आए, और आप सभी को मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में वो सब चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी, बहुत सारे सवालों के बारे में जानने के लिए मिला होगा, बहुत सारी मिथ बस्ट हुए होंगे आपके। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, उन सभी लोगों को पहुँचाइए जिनको आपको लगता है कि ये किताब सोचने पर मजबूर करेगी, उनकी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करें, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में इस किताब को पढ़ने के बाद इसके बारे में ज़रूर लिखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन लिंक डाल दूंगी, सर की प्रोफाइल डाल दूंगी। आप सब लोग सर से कोई सवाल करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ट्रुथ्स एंड सोशल चैनल को। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। You will enjoy working with them. You will enjoy talking to them. और यंग पीढ़ी से कहूँगा, जड़ से जुड़िए, आगे बढ़िए। जड़ से जुड़िए, आगे बढ़िए। Keep reading. चिरंजीवी भवा।